वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। जी हाँ, आज का ये सेशन एडिटोरियल पर आधारित है और ये एडिटोरियल द हिंदू का है। आज हम यहाँ पर फिर से एक बार इस एडिटोरियल में मौजूद नए वर्ड्स की मीनिंग करेंगे, एडिटोरियल में जो संदर्भ वर्णित है उसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ में कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स की, जैसा कि मैं ग्रामेटिकल एनालिसिस के साथ आपको बताता चलता हूँ, उसका भी वहां पर ध्यान देते चलेंगे। क्योंकि आज का ये एडिटोरियल काफी लंबा है, समय को कम करने के लिए मैंने पहले से ही वर्ड्स की मीनिंग वहां पर लिख दी है ताकि ज्यादा लंबा ना हो और एपिसोड शूट करने में मुझे परेशानी ना हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज कौन कौन से नए वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं और आखिरकार ये एडिटोरियल किस संदर्भ पर आधारित है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में क्या संदर्भ वर्णित है और कौन कौन से नए वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, आज के एडिटोरियल में थोड़ी सी तैयारी मैंने पहले से कर रखी है क्योंकि एडिटोरियल काफ़ी लंबा है। जी हाँ, ये एडिटोरियल जो है वो जो एक मेन होता है, दो एडिटोरियल दो साइड में होता है, छोटा वाला कॉलम, तो ये मैंने यहाँ पर शामिल किया है आज की पूरा विस्तार से पढ़ें और आखिरकार इसमें क्या है। वर्ड्स इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख दिया है ताकि उस लिखने में जो समय जाए वो बचे और हम आपको पूरी तरह से इसको मीनिंग कर पाएं, समझा पाएं और साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करके आप इसके मीनिंग को अच्छे से लिख लो। बहुत सारे पुराने वर्ड्स भी यहाँ पर दोहराए हैं और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर संदर्भ के हिसाब से आप वर्ड्स पढ़ते हैं, क्योंकि एडिटोरियल पढ़ने का बहुत सारा फायदा है कि आपको एक तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव जो कैपेसिटी है वो आपके अंदर डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी की लाइंस को कैसे मीनिंग करना है वो समझ में आता है, कुछ ग्रामेटिकल एनालिसिस आपको समझ में आएगा, जो ग्रामर की बातें मैं यहाँ पर सामने रखता हूँ, प्रेपोजिशंस वगैरह कैसे इस्तेमाल होते हैं, फिक्स प्रेपोजिशंस कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी बात समझ में आती है, साथ में मीनिंग भी यहाँ पर सीखते हैं। चलिए, आज का जो ये एडिटोरियल है कह रहा है स्टेट्स, फ्रीवीज एंड कॉस्ट ऑफ फिस्कल प्रोफिलिगेसी। अब देखिए, सबसे पहले फ्रीवीज का क्या मतलब है? फ्रीवीज का मतलब है मुफ्त उपहार से। ये जो शब्द है फ्रीवीज, इसका मतलब है मुफ्त उपहार। स्टेट्स, फ्रीवीज एंड द कॉस्ट ऑफ फिस्कल प्रोफिलिगेसी। देखिए, प्रोफिलिगेसी का मतलब होता है फिजूल खर्ची। तो कह रहा है कि भैया स्टेट्स, राज्य, मुफ्त का उपहार और जो वित्तीय फिजूल खर्ची है उसका कॉस्ट, मतलब कि जो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस प्रकार के प्रलोभन दे देती है वोटर्स के सामने, ऐसे ऐसे प्रलोभन रखती है जो कहीं ना कहीं इस सोच से परे है कि राज्य की स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस सब पर भी वहां दिक्कत है। तो इसी से जुड़ा हुआ यहां पर कह रहा द नीड फॉर इंस्टीट्यूटिंग मोर इफेक्टिव चेक्स दैट कैन मेक वेवर्ड। अब देखिए, वेवर्ड यहां पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है निरंकुश, जो मनमौजी है, अपने हिसाब से चलाता है। स्टेट्स फॉल इन लाइन कंपेलिंग। अब देखिए, फॉल इन लाइन का मतलब है पंक्तिबद्ध हो जाना और ये इस तरीके से होना चाहिए जो कि जिसे टाला ना जा सके। कंपेलिंग का मतलब होता है प्रभावशाली ढंग से करना, जिसे टाला ना जा सके, जो अकाट्य हो। तो कहने का मतलब क्या है कि द नीड फॉर इंस्टीट्यूटिंग मोर इफेक्टिव चेक्स दैट कैन मेक वेवर्ड स्टेट्स फॉल इन लाइन इज कंपेलिंग। मतलब है कि ये ऐसा हो गया है कि बिल्कुल जरूरत है ऐसा कुछ किया जाए जहां पर कि कुछ शासनात्मक उस पर ऐसा जोर डाला जाए ताकि सभी पार्टियां पंक्तिबद्ध हो जाए और ऐसी गलतियां ना हो। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्लानिंग लास्ट ईयर एंड द कैंपेन अहेड ऑफ द पंजाब असेंबली इलेक्शन, द आम आदमी पार्टी promised sum of 1,000 per month to every woman इन द स्टेट। देखिए, कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्लानिंग लास्ट ईयर, पिछले साल जो है अपने कैंपेन के दौरान, पंजाब असेंबली इलेक्शन का जो कैंपेन था, द आम आदमी पार्टी प्रॉमिस्ड अ सम ऑफ 1,000 पर मंथ टू एवरी वुमन इन स्टेट टू ड्राइव होम द जेनरोसिटी ऑफ द प्रॉमिस
टू ड्राइव होम द जेनरोसिटी ऑफ द प्रॉमिस, जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, द आप लीडर एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एम्फसाइज्ड, मतलब होता है महत्व देना, जोर देकर कहना, एम्फसाइज का मतलब होता है महत्व देना, जोर देकर कहना, दैट अंडर AAP's मिशन पंजाब फॉर द पंजाब पोल्स 2022 इफ देयर वर 3 एडल्ट वुमेन इन अ हाउस होल्ड, मतलब यह है कि अगर घर में 3 महिलाएं भी है, जिसमें से हो सकता है कि डॉटर इन लॉ, डॉटर एंड मदर इन लॉ, ईच ऑफ देम वुड गेट 1000 रुपीज। ठीक है, कि मतलब है कि इन्होंने इस असेंबली इलेक्शन में ये घोषणा की कि हर घर की महिलाओं को 1000 रुपया जो है पर मंथ दिया जाएगा। अब उन्होंने ये भी कहा जोर देते हुए कि अगर घर में 3 महिला है, 3 एडल्ट वुमेन इन अ हाउस होल्ड, ईच ऑफ देम वुड get Rs 1000 when question how Punjab already reeling under heavy debt could afford this। अब कह रहा है कि ये है कि when question जब पूछा गया how Punjab already reeling, जो कि पंजाब ऑलरेडी लड़खड़ा रहा है, reeling under किस चीज से लड़खड़ा रहा है भाई? reeling under heavy debt, काफी जो डेट है यहां पर, जो कर्ज है, हैवी डेट, कुड अफोर्ड दिस, क्या इसको वो अफोर्ड कर सकता है? ये जो वजन अरविंद केजरीवाल, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो घोषणा की उस चुनाव के दौरान, क्या उस वजन को, लड़खड़ाती हुई जो अर्थव्यवस्था है पंजाब की जो स्थिति है, क्या उसे अफोर्ड करेगी? मिस्टर केजरीवाल सेड समथिंग टू द इफेक्ट दैट इफ देयर इज गुड पॉलिटिकल मैनेजमेंट मनी वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। कहता है कि समथिंग टू द इफेक्ट, अगर कुछ भी प्रभाव में है, और उसके लिए कह रहा है कि इफ देयर इज गुड पॉलिटिकल मैनेजमेंट, अगर वहां पर गुड पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, राजनीतिक जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, तो कहता है कि मनी वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, पैसे कभी समस्या बनकर के सामने, पैसा, मनी जो है वो आ ही नहीं सकता, पैसा कभी भी समस्या बन के नहीं आएगा अगर गुड पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। ये जवाब था उनका जब उनसे पूछा गया कि लड़खड़ाती हुई जो पंजाब की अर्थव्यवस्था है, क्या ये 1000 रुपए प्रत्येक एडल्ट महिला को ऑफर जो किया आपने, क्या उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्या इसका वजन उठा पाएगी? फिर कह रहा है ग्रोइंग फ्रीबी कल्चर। अब देखिए इससे क्या हो रहा है कि एक उपज होगी, एक बढ़ोतरी होगी, एक डेवलपमेंट होगा इस कल्चर में, कि भाई हर पार्टी जो है वो फ्रीबी, जो मुफ्त का उपहार है, वो कल्चर शुरू हो जाएगा। कह रहा है इलेक्टोरल प्रोमिसेस ऑफ द काइंड रेज सेवरल क्वेश्चंस, दिस काइंड, इस तरह के जो चुनावी वादे होते हैं वो ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो उठा करके सामने लाते हैं। इज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग ऑफ फ्रीबीज इज द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ पब्लिक मनी, क्या उधार लेना और पैसे खर्च करना, क्या ये लोगों के पैसे का, इज दिस द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ पब्लिक मनी, क्या ये पब्लिक मनी जो है, जो कि जनता टैक्स के द्वारा जमा करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो उनको जरूरत हो या नहीं हो, वो कलेजे पर पत्थर रख करके उस पैसे को अदा करती है। कहता है व्हाट इज दिस द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ पब्लिक मनी, व्हाट इज देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा? व्हाट इज इट दैट द पब्लिक आर कलेक्टिवली गिविंग अप सो दैट द गवर्नमेंट कैन फंड दीज पेमेंट्स, है ना? मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए जो कॉस्ट होता है उसका क्या हो जाएगा? भाई कोई भी जनता है वो, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज इट दैट द पब्लिक आर कलेक्टिवली गिविंग अप सो दैट द गवर्नमेंट कैन फंड दीज पेमेंट्स, ऐसा इसलिए वो करती है, उसको वो छोड़ती है, त्यागती है, पैसे देती है, ताकि गवर्नमेंट उसको फंड कर सके। जो उनकी अपॉर्चुनिटीज की बात आती है, शुड नॉट देयर बी सम चेक्स, क्या उस पर कोई जांच पड़ताल, कोई अवरोध नहीं होना चाहिए? एंड हाउ मच कैन बी स्पेंड ऑन देम, उस पर कितने खर्च होने चाहिए, क्या इसका लेखा जोखा रखने वाला कोई नहीं होना चाहिए? आई एम यूजिंग पंजाब टू इलिस्ट्रेट अ पॉइंट एंड बाय नो मीन्स टू सजेस्ट दैट इट इज यूनिक। मैं यहां पर कहीं भी, यहां जो राइटर है उनका यह कहना है कि मैं पंजाब को क्या कह रहा हूं कि यूजिंग पंजाब टू इलिस्ट्रेट अ पॉइंट, एक पॉइंट की व्याख्या करना। यहां जो इलिस्ट्रेट वर्ड है इसका मतलब है व्याख्या करना, एक पॉइंट की व्याख्या करने के लिए, एंड बाय नो मीन्स टू सजेस्ट दैट इट इज यूनिक। कहीं से भी राइटर ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं जो ये पॉइंट पंजाब का यहां पर ले रहा हूं, इसका कहीं से भी कोई मकसद नहीं है कि ये यूनिक है, मैं ये बताना चाहता हूं, बस सिर्फ व्याख्या करने के लिए पंजाब के पॉइंट को सामने रखा गया है। इन फैक्ट मेनी स्टेट्स आर परसुइंग द प्रीवी कल्चर, वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए, इनफैक्ट मतलब होता है वास्तविक तौर पर, मेनी स्टेट्स आर परसुइंग, परसुइंग का मतलब होता है फॉलो करना, पीछा करना, ये वर्ड पिछले दिन भी आया था, परसू।
द फ्रीबी कल्चर, ये जो मुफ्त उपहार का कल्चर है उसको फॉलो करती है। सब इवन मोर एग्रेसिवली देन पंजाब, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो काफी आक्रामकता से, मतलब पंजाब से भी ज्यादा कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हैं, उस तरीके का कल्चर जो यहां पर है। गवर्नमेंट शुड यूज बोरोड मनी टू इन्वेस्ट इन फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल जनरेट हायर ग्रोथ एंड देयरबाय हायर रेवेन्यूज इन फ्यूचर सो दैट द डेट पेज फॉर इटसेल्फ। अब कहता है, यहां पर कह रहा है आइडियली, अब यहां तक तो बता दिया कि भाई बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो इससे भी ज्यादा कुछ लोहा बना या उससे भी ज्यादा कुछ जो है वो ऑफर कर रहे हैं फ्रीबी के तौर पर। अब यहां आगे क्या कह रहा है कि आइडियली, इसका मतलब होता है आदर्शतः, जो एक तरीका है गवर्नमेंट चलाने का और जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड यूज बोरोड मनी टू इन्वेस्ट इन फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उस मनी को सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कीजिए, जो कि दैट विल जनरेट हायर ग्रोथ, जो हायर ग्रोथ जनरेट करेगा, एंड देयरबाय हायर रेवेन्यूज इन द फ्यूचर। और ये हायर ग्रोथ होने से जो है फ्यूचर में ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा। और फिर क्या कह रहा है, सो दैट द डेट पेज फॉर इटसेल्फ, और जो कर्ज है, जो डेट है, वो खुद ब खुद भुगतान हो जाएगा। तो इस बात को यहां पर रखा गया है। अब देखिए कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहां पर, ऑन द अदर हैंड इफ गवर्नमेंट स्पेंड द लोन मनी ऑन पॉपुलिस्ट गिव अवेज। अब देखिए, पॉपुलिस्ट का मतलब है कि जनवादी जो लोगों के लिए करते हैं, और गिव अवेज का मतलब होता है कि कुछ समथिंग दैट इज गिवन फ्री। आजकल जो है देखते होंगे चैनल्स वाले अक्सर गिव अवेज रखते हैं, कभी मोबाइल, कभी कुछ, जो जिनका अपना अपना है क्षेत्र। तो मतलब है कि समथिंग दैट इज गिवन फ्री दैट जनरेट नो एडिशनल रेवेन्यू, द ग्रोइंग डेट बर्डन विल इवेंचुअली इम्प्लोड एंड एंड इन टीयर्स। अब क्या कह रहे हैं, देखिए कि ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में, अभी क्या कहा, इससे पहले जो यहां पर लाइन कहा गया वो देखिए, कह रहा है कि आइडियली, आदर्शता होना क्या चाहिए, अगर आप पैसे बोरो भी कर रहे हैं, उधार भी ले रहे हैं, तो उसको आप फिजिकल और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे लगाइए, वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा और डेट जो है वो खुद चुक जाएगा, उसके लिए आपके पास पैसे आ जाएंगे। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखिए क्या कह रहा है, दूसरे हाथ में, इफ गवर्नमेंट स्पेंड द लोन मनी ऑन पॉपुलिस्ट गिवअवेज, अगर सरकार बोरो की गई मनी को, लोन मनी को गिव अवेज में कुछ फ्री का बांटने में यूज करती है, दैट जनरेट नो एडिशनल रेवेन्यू, ये कहीं से भी जो है कोई एडिशनल रेवेन्यू जनरेट ही नहीं करेगा। फिर कह रहा है कि द ग्रोइंग डेट बर्डन विल इवेंचुअली इम्प्लोड। इम्प्लोड का मतलब होता है अंतः विस्फोट, जो कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर इतना बढ़ जाएगा जो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, एंड इन टीयर्स, और फिर जो है आंसुओं में समाप्त होगा, मतलब तबाही और बर्बादी में समाप्त होगा। यहां पर टीयर्स का है, कह रहा है कंसर्न्ड बाय एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेट्स दैट आर एम्बार्किंग ऑन दिस फाइनेंशियली रूइनस पाथ। अब देखिए, कह रहा है कि कंसर्न्ड बाय एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेट्स दैट आर एम्बार्किंग ऑन। अब देखिए, एम्बार्क ऑन एक साथ लिखेंगे तो इसका मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है, एम्बार्क ऑन का मतलब होता है शुरू करना। कह रहा है दैट आर एम्बार्किंग ऑन दिस फाइनेंशियली रूइनस, रूइनस मतलब होता है विनाशकारी, ठीक है, रूइनस पाथ, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रिपोर्टेडली फ्लैग्ड का मतलब होता है संकेत देना, ठीक है, फ्लैग द इशू एट द मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर टेलिंग हिम that some states might go down the श्रीलंकन वे। मतलब है कि जिस तरीके से श्रीलंका में दिवालिया हो गया, बहुत जो है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसके पास राजकोष में जो आर्थिक कोष है, जहां जो ट्रेजरी कह लीजिए, जो उसकी मुद्रा है, जो रिजर्व पैसा है, वो बिल्कुल उसका खत्म हो गया। तो क्या कहा गया यहां पर, देखिए क्या कह रहा है, कंसर्न बाय एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेट्स, जो ये पॉपुलिस्ट गिव अवे करने वाले स्टेट्स की जो संख्या बढ़ रही है, इस पर विचार करते हुए जो ब्यूरोक्रेट्स थे, सीनियर bureaucrats reportedly flagged the issue at the meeting with the prime minister telling him that some states might go down the Sri Lankan way। मतलब है कुछ states ऐसे हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो रही है जो श्रीलंका के रास्ते पर वो चल रहे हैं, श्रीलंका के जैसे बर्बादी के रास्ते पर। There is an argument that this concern is being exaggerated। एक आर्गुमेंट ये भी किया गया वहां पर, इसके जवाब में ये भी कहा गया कि इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। देयर इज एन आर्ग्यूमेंट दैट दिस कंसर्न, ये जो विचार, जो कंसर्न सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का था, जो प्राइम मिनिस्टर को बताया कि भैया कुछ राज्य ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं,
जो कहां तक जाता है, श्रीलंका जैसी बर्बादी तक जाता है। तो उस पर जो आर्गुमेंट आया वो कहा कि ये जो कंसर्न है ना, ये बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। आफ्टर ऑल, इफ यू लुक एट एनी एनालिसिस ऑफ स्टेट बजट्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी थिंक टैंक का मतलब है कोई भी विशेषज्ञ कमिटी जो उस पर विचार कर सकती है। थिंक टैंक का मतलब होता है विशेषज्ञों की कमिटी। बहुत सारी कमिटियां हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो समय समय पर डिफरेंट रिव्यूज लेकर के सामने आते हैं। तो उनके लिए हम थिंक टैंक का यूज करते हैं। कह रहा है कि आफ्टर ऑल, इफ यू लुक एट एनी एनालिसिस ऑफ स्टेट बजट्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी थिंक टैंक। अब यहां पर देखिए कि अगर आप देखेंगे, आफ्टर ऑल इफ यू लुक एट एनी एनालिसिस ऑफ स्टेट बजट्स, किसी भी स्टेट का बजट देखिए, उसका अगर एनालिसिस देखेंगे जो कि या तो रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, या किसी विशेषज्ञ की कमिटी, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे विशेषज्ञों की कमिटी है जो बहुत सारे फाइनेंशियल रिव्यूज और इसके अलावा भी कई सारे रिव्यूज सामने रखते हैं। यहां पर कह रहा है कि थिंक टैंक, उन्हीं को कहते हैं थिंक टैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एनी थिंक टैंक। द इन्फ्रेंस, जो निष्कर्ष यहां पर आता है, इन्फ्रेंस का मतलब है निष्कर्ष, यू विल ड्रॉ इज दैट स्टेट फाइनेंसेस आर इन गुड। अब देखिए कि जो निष्कर्ष निकल करके सामने आएगा वो ये आएगा कि स्टेट का जो फाइनेंस है वो अच्छा है। कह रहा इफ इंडीड रोबस्ट, मतलब कि सुदृढ़, वस्तुतः सुदृढ़, हेल्थ एंड दैट ऑल ऑफ देम आर स्क्रूपुलसली कंफर्मिंग टू द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटीज। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, बार बार शॉर्टकट्स आएगा इसमें, एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट टारगेट्स। अब कह रहा है कि दैट ऑल ऑफ देम, जो राज्य ऐसे हैं जहां पर कि उसका क्या दिख रहा है, फाइनेंसेस आर इन गुड, तो वो लोग क्या करते हैं, देन ऑल ऑफ देम आर स्क्रूपुलसली कंफर्मिंग टू द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट टारगेट। ये जो है एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट टारगेट को पूरी तरह से ईमानदारी से, यहां जो स्क्रूपुलसली है इसका मतलब होता है निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से वो जो है उसको पूरा करते हैं, कंफर्म करते हैं उसके टारगेट को, और इसीलिए वो क्या है, फाइनेंसेस आर इन गुड। अब अगला लाइन देखिए क्या कह रहा है कि दिस इज अ मिसलीडिंग पिक्चर, और ये जो पिक्चर है ये मिसलीडिंग है। कहता है मच ऑफ द बोरोइंग दैट फंड दीज फ्रीबीज हैपेंस ऑफ बजट। अब ऑफ बजट का मतलब क्या कह रहा है कि अब देखिए ये क्या है, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट, तो इसकी जो जांच होगी तो बजट में क्या खर्च हुआ, कितना लिया गया, कितना खर्च किया गया, इसकी जांच होगी, उसका टारगेट होगा। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि दिस इज अ मिसलीडिंग पिक्चर। ये जो दिखाया जा रहा है कि यहां पर फाइनेंसेस आर इन गुड, ये एक मिसलीडिंग पिक्चर है। क्या है, कैसे भाई, कहता है मच ऑफ द बोरोइंग दैट फंड दीज फ्रीबीज हैपेंस, जो पैसा लिया जाता है उधार, जिसमें से ये फ्रीबीज जो है दिए जाते हैं, मुफ्त के उपहार बांटे जाते हैं, हैपेंस ऑफ बजट, ये बजट के बाहर होता है। बियॉन्ड द पेल ऑफ एफआरबीएम ट्रैकिंग, मतलब है कि लैकिंग ऑफ इफेक्टिवनेस। अब यहां पर जो है एफआरबीएम भी जो है प्रभावी नहीं होता है, उसके ये बाहर होता है, उसके हद से परे होता है। पेल के लिए आप इसको हद से भी कह सकते हैं, यहां पर इसका सिंपल सा मीनिंग आप हद भी लिख सकते हैं। पेल ऑफ एफआरबीएम, जो कि एफआरबीएम के हद से, ट्रैकिंग की जो लिमिट है उससे बाहर होती है। अब कह रहा है कि द टिपिकल मोडस ऑपरेंडी फॉर स्टेट्स, मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है कार्य प्रणाली, ठीक है, for states has been to borrow on the books of their public enterprises। अब देखिए कैसे लेते हैं वो कि to borrow on the books of their public enterprises, जो public enterprises है, प्रतिष्ठान कहते हैं enterprises को, public enterprises in some cases by pledging, ठीक है, प्लेसिंग फ्यूचर रेवेन्यूज फॉर द स्टेट्स एज गारंटी। वो जो पैसा लेते हैं वो उनको इस बात का वचन देते हैं कि जो स्टेट को वो आगामी दिनों में रेवेन्यू देंगे, उसके तौर पर आप उसको ये दे दीजिए। क्या कह रहा है, प्लेसिंग फ्यूचर रेवेन्यूज फॉर द स्टेट्स एज गारंटी, मतलब वो जो बोरो करते हैं वो इस गारंटी पर लेते हैं कि भैया ये आपका स्टेट का जो अगला आगामी रेवेन्यू है जो आपके द्वारा पे किया जाएगा, ये वो है। इफेक्टिवली द बर्डन ऑफ डेट इज ऑन द स्टेट एक्सचेकर एल्बिएट वेल कंसील्ड। अब देखिए कि क्या हो गया कि यहां पर जब हम उसको, वो तो स्टेट का रेवेन्यू है जो हमने बोरो किया वहां से ये लेकर के कि भैया आपको जो अगले महीने में या फिर आगामी कुछ महीनों में जो आपको देना है वो आप मुझे दे दो, ये स्टेट आपको गारंटी देता है कि ये उसी के एवज में है। अब यहां पर क्या है, कह रहा है इफेक्टिवली द बर्डन ऑफ डेट इज ऑन द स्टेट एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब होता है अर्थकोष, जो राजकोष है, जो पैसे का भंडार है, जहां रेवेन्यू जमा होता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक कोष है, वहां पर उसका क्या हुआ कि भाई बर्डन पड़ा इस डेट का। अब क्या कह रहा है, एल्बिएट, एल्बिएट का मतलब होता है यद्यपि,
वेल कंसील्ड, जो कि बड़े अच्छे से छुपा दिया गया है ना। यहां पर जो लिया गया वो जो वजन पड़ा बहुत अच्छे से छुप गया। कह रहा द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग हैड इन फैक्ट pointed out that in respect of some states, if extra budgetary borrowing are taken into account, the liabilities of the government are way above what is acknowledged in the official books। अब देखिए यहां तक कि अब कैग रिपोर्ट की बात की जा रही है राइटर के द्वारा कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैड इन फैक्ट पॉइंटेड आउट क्या किया, दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सम स्टेट्स, कुछ स्टेट के संदर्भ में, इफ एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट, द लायबिलिटीज का मतलब दायित्व या ऋण कहिए, ऑफ द गवर्नमेंट आर वे अबव है क्या भाई, व्हाट इज एक्नॉलेज्ड इन द ऑफिशियल बुक्स, जो ऑफिशियल बुक में अंकित है, जो सूचित किया गया है उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, कह रहा देयर इज नो कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन। कंप्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, कोई भी व्यापक सूचना जो है पब्लिक के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। टू एसेस द साइज ऑफ द ऑफ बजट डेट। अब एसेस का मतलब यहां पर होता है मूल्यांकन करना, कि भैया कभी कोई भी जो है पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई व्यापक सूचना है ही नहीं कि यह मूल्यांकन किया जाए कि भैया ऑफ बजट डेट कितना है। कह रहा है बट anecdotal evidence suggests that it is comparable in size to debt admitted। अब देखिए, अब एनेक्डोटल का मतलब होता है कि जो हम किस्सा बना के कहते हैं ना, जो कहानी सुना के या कुछ भी ऐसा भ्रमित तौर पर रखते हैं, तो एनेक्डोटल कहने का मतलब है कि बट जबकि कोई पब्लिक डोमेन में जो कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर क्या होगा, एक तरह की कहानी होगी, किस्सा होगा। वही चीज कह रहा है यहां पर कि बट एनेक्डोटल एविडेंस सजेस्ट दैट इट इज कंपेरेबल इन साइज टू द डेट इन द बजट बुक। अब कह रहा है कि ये कहा जाता है ऐसा बना करके कि भैया ये साला एविडेंस एनेक्डोटल एविडेंस सजेस्ट दैट इट इज कंपेरेबल, ये कंपेरेबल है क्या, किसके, इन साइज टू द डेट एडमिटेड इन द बजट बुक। मतलब यह है, कहता है कि बजट बुक में जितना ये किया गया है उसी के कंपेरेबल है, मतलब उसी में एडजस्टेबल है। कह रहा द ओबियस मोटिवेशन फॉर द स्टेट इन एक्सपेंडिंग फ्रीबीज इज टू यूज एक्सचेकर टू बिल्ड वोट बैंक्स। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि ये ओबियस है, स्पष्ट है कि मोटिवेशन फॉर स्टेट इन एक्सपेंडिंग फ्रीबीज, ये जो फ्रीबीज पर पैसे लगाए जा रहे हैं, जो खर्च किए जा रहे हैं, वो किस चीज के लिए है, सीधा सीधा कह रहा है टू बिल्ड वोट बैंक। वोट बैंक बनाया जा रहा है, भाई लालच देंगे जनता को कि भाई आप 1000 रुपए हम आपको देंगे। कुछ दिनों पहले वो नेशनल इनकम की बात चल रही थी कि हर युवक को, ये मुझे लगता है 5-6 सालों बाद कोई मुझे ध्यान में नहीं है, वहां पर भी कुछ ऐसे ही पैसे अकाउंट में जाने की बात की जा रही थी और शायद ये किसी पार्टी द्वारा थी। मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं, लेकिन जो बातें हैं कि अगर इसका सीधा सीधा मुद्दा देखा जाए तो भाई क्यों हम फ्रीबीज बांटेंगे, मुफ्त उपहार को ऑफर क्यों करेंगे हम किसी के लिए, अगर हम जनता के सामने रखते हैं कि हम ये आएंगे तो ये करेंगे, वो भी पैसा। अगर आप ये कहो कि हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, स्कूल की स्थिति सुधारेंगे, मेडिकल की स्थिति सुधारेंगे, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बट ये 1000 रुपीज इस तरीके का क्या कह रहा है, बिल्ड वोट बैंक्स। कह रहा है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स टू प्रोवाइड सेफ्टी नेट्स to the most vulnerable segment of the population is not only desirable but even necessary। Simple सा है, the problem arises when the transfer payments become the main plank of discretionary expenditure, the spending is financially by debt। अब देखिए सिंपल सा है कि राइटर बार बार यही कह रहा है कि आप यहां स्पष्ट देखिए, लाइन बहुत ही आसान है, सीधा सीधा है कि the obvious motivation for the state in expending freebies is to use the exchequer to build vote banks। A certain amount of spending on transfer payments। अब फिर देखिए यहां पर जो है फिर certain amount को ट्रांसफर करने के लिए भी वहां पर जो पैसे खर्च होंगे, safety nets to the most vulnerable segment of the population is not only desirable but even necessary। The problem arises when such transfer payments become the main plank of discretionary expenditure, the spending is financed by debt। ये भी क्या हो जाएगा, and the debt is concealed to circumvent the FRBM target। अब देखिए फिर से यहां पर क्या है,
ये क्या होगा कि पेमेंट्स बिकम द मेन प्लैंक। प्लैंक का मतलब होता है घोषणा पत्र ऑफ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय और डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेक आधारित, ठीक है, बुद्धि पर आधारित। द स्पेंडिंग इज फाइनेंस्ड बाय डेट। ये भी जो खर्च होगा वो कहां से होगा भाई? वही बोरो किए गए पैसे से, मतलब है डेट से। फिर आगे क्या कह रहा है देखिए, एंड द डेट इज कंसील्ड, और उसको छुपा लिया जाएगा टू सर्कमवेंट एफआरबीएम टारगेट्स, ताकि उस नजर में ना आए, है ना, वो छुपा हुआ होगा। एफआरबीएम का टारगेट फिर से वैसा ही दिखेगा जो कि मिसलीडिंग पिक्चर की चर्चा पिछले पेज पर की गई। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, द मोर स्टेट्स स्पेंड ऑन ट्रांसफर पेमेंट the less they have for spending on physical infrastructure such as for example power, roads, and on social infrastructure such as education and health which can potentially improve the growth and generate jobs। कह रहा the more states, जितना स्टेट्स पैसे ट्रांसफर करने में खर्च करेगी, the less they have for spending on physical infrastructure, उससे कम जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। कह रहा है दे हैव फॉर स्पेंडिंग, जितना ज्यादा करेगी उससे उतना ही कम उसको मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करने के लिए। क्या कह रहा है कि द लेस दे हैव फॉर स्पेंडिंग ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज फॉर एग्जांपल क्या, पावर एंड रोड्स, एंड ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, एजुकेशन और हेल्थ, व्हिच कैन पोटेंशियली इंप्रूव ग्रोथ एंड जनरेट जॉब्स, जो कि क्या करेगा, जॉब को डेवलप करेगा। आगे क्या कह रहा है, द ट्रुथ ऑफ द चाइनीज सेइंग। अब देखिए चाइना की एक कहावत है कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे। फिश का मतलब यहां पर मछली से है। देखिए कैसे समझे, नाउन है, ये ए लगा हुआ है, यहां पे आर्टिकल है तो उसके पहले वो नाउन है। कहता है किसी आदमी को एक मछली दीजिए तो आप उसे दिन भर के लिए भोजन देंगे। कह रहा है टीच अ मैन टू फिश। अब यार टू फिश का मतलब है मछली पकड़ना, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। कहता है कि भैया किसी को आप एक मछली दे दीजिएगा तो क्या होगा, उसके दिन भर का भोजन होगा। लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिएगा तो वो उसके जीवन भर के भोजन का इंतजाम होगा। एक चाइनीज कहावत को यहां पर राइटर ने कोट किया है। क्या कहा है, इज सेल्फ एविडेंट टू एवरीवन इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस। ये स्वप्रमाणित है सबके लिए और पॉलिटिशियन के लिए भी, कि भैया अब मान लीजिए कि हम आपको यहां पर कुछ रूल्स बता दें तो वो रूल से क्या होगा कि वो सर्टेन क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी बुद्धि डेवलप करिए, अपनी सोच डेवलप कीजिए, यही आपके साथ जाएगा। चलिए जहां भी रहेंगे, जहां भी परेशानी में फंसेंगे तो वही चीज देखिए क्या मस्त है कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम, इज सेल्फ एविडेंट। कह रहा बट इलेक्ट्रल कैलकुलेशंस टेम्प्ट। अब वो जो लुभाता है ना इलेक्ट्रल कैलकुलेशन, देम टू प्लेस शॉर्ट टर्म गेन्स अहेड ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन। या अक्सर जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी किसी को लुभाता नहीं है, तो पॉलिटिकल जो मुद्दा होता है, जो चुनावी कैंपेन होता है, वहां पर ऐसे शॉर्ट टर्म जो होते हैं गेन्स को सामने रखा जाता है। कह रहा है इंस्टीट्यूशनल चेक्स बैलेंसेस, व्हाट अबाउट द इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंस दैट शुड प्रिवेंट दिस डाउनवर्ड स्पाइरल। कहता है कि इंस्टीट्यूशनल चेक्स जो है, ये संस्थागत जो जांच है, जो एक उस पर पकड़ होनी चाहिए, वो इसलिए जरूरी है ताकि जो है ये दैट शुड प्रिवेंट, जो कि रोक सके ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल है कि बार बार हम भाई हर पार्टी आ रही है अपने हिसाब से कुछ ऐसे फ्रीवीज की घोषणा कर रही है, फिर उसका जो बर्डन है वो स्टेट एक्सचेकर पे जा रहा है, स्टेट जो है और डेट के गहरी खाई में डूबता जा रहा है, तो फिर इससे बर्बादी ही है। यहां पर यह कह रहा है कि भैया शॉर्ट टर्म गेन की जगह लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन चुनावी जो कैंपेनिंग है वहां पर ये बातें जनता को या समझ में नहीं आती है या हम उसको समझाना नहीं चाहते। हम शॉर्ट टर्म में उनको लालच दे करके वोट बैंक क्रिएट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। सिंपल सा देखिए यहां पर क्या कह रहा है फिर आगे, अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम हैव बिकम इनइफेक्टिव। ठीक है, ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशनल बैलेंसेस है, जो चेक्स है, कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य से ऑल ऑफ देम हैव बिकम इनइफेक्टिव। सभी क्या रहे हैं, निष्फल रहे हैं। कह रहा है इन थियरी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैज टू बी द लेजिस्लेचर, इन पर्टिकुलर द अपोजिशन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप द गवर्नमेंट इन लाइन। अब देखिए कि पहली लाइन में अगर कहे तो जो लेजिस्लेचर है उसकी जिम्मेदारी है कि भैया वो अपोजिशन, इन पर्टिकुलर द अपोजिशन, अगर हम विशेष करके नाम
नाम ले, कहा कि भाई सबसे पहले तो ये लेजिस्लेचर का है, लेकिन अगर हम नाम कहे पर्टिकुलरली विशेष रूप से कहे तो अपोजिशन की बात, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी जिम्मेदारी ये है कि टू कीप द गवर्नमेंट इन लाइन, वो सरकार से को पंक्तिबद्ध करे, इस लाइन पर रखे भैया कुछ भी वो मतलब ऑफ ट्रैक ना हो जाए, कुछ भी ऐसा गलत ना करे। लेकिन यहां फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, बट गिवन द पेरिल्स, खतरनाक स्थिति यह है कि ऑफ आर विगरस डेमोक्रेसी, ये जो उग्र डेमोक्रेसी है, जो एक जोरदार डेमोक्रेसी है, द अपोजिशन डज नॉट डेयर टू स्पीक अप फॉर फियर ऑफ फॉरफीटिंग वोट बैंक दैट आर एट द एंड ऑफ दीज फ्रीबीज। अब देखिए क्या मस्त लाइन है, कहा कि बट गिवन द पेरिल्स ऑफ आर विगरस डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी की जो खतरनाक स्थिति है, इसमें सबसे पहले कहा क्या राइटर कि अपोजिशन जो है एक तरह से उसका काम है कि भाई आप जो सरकार अगर गलत कर रही है तो उसको पर रोक लगाइए, जनता को उसकी सही स्थिति बताइए ताकि वो गलत करने से जो है रुक जाए, ना करे। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि इस तरह की उग्र डेमोक्रेसी में अपोजिशन डज नॉट डेयर टू स्पीक अप, अपोजिशन भी हिम्मत नहीं करेगी इस बात पर बोलने। क्यों? क्योंकि भैया उस खो देगी, फॉरफिटिंग का मतलब होता है खो देना या जुर्माना देना, तो जुर्माने में क्या जाएगा, उनका वोट बैंक। जनता को तो ये लगेगा भाई कि भैया यहां पर 1000 रुपए सरकार दे रही है और ये जो पार्टी है, ये जो नेता है, ये उस पर रोक लगा रहे हैं, दैट आर द एंड ऑफ दीज फ्रीबीज, ठीक है, जो कि इसके एंड पर होगा या उसको एंड करने की बात पर कही जाएगी तो वो वहां पर खत्म होगा। कहता है अनदर कंस्टिट्यूशनल चेक इज कैग ऑडिट व्हिच शुड एनफोर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। दूसरा क्या है कि कैग को ऑडिट जिसको कि लागू करना चाहिए किस चीज के लिए भाई, ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए और जवाबदेही के लिए। इन प्रैक्टिस इट हैज लॉस्ट इट्स टीथ since audit report necessarily come with a lag। अब यहां पर देखिए कि ये अभी अपनी पकड़ खो दिया जब से क्या कह रहा है, since audit reports necessarily come with a lag, जब वो कमी के साथ आने लगा। क्या है, by when political interest has typically shifted to other hot button issues, मतलब है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो कहीं और शिफ्ट कर गया जिस वजह से इसमें कमी आने लगी। बिसाइड्स our bureaucracy has mastered the fine art of tuning audit paras into files। अब देखिए कि क्या कह रहा है कि our bureaucracy has mastered the fine art, मतलब उस सब में माहिर है किस चीज में कि भाई ये ऑडिट पैरास जो है, ये क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, सजेशंस होता है जो ऑडिट के दौरान पूछा जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखा जाता है। कह रहा है कि क्या कह रहा है, इनटू फाइल्स व्हिच रन देयर कोर्सेस एंड डाई क्वाइट डेथ, जो कि फाइल्स में रह जाते हैं। ये क्या है कि आर ब्यूरोक्रेसी हैज मास्टर्ड फाइन आर्ट टर्निंग ऑडिट पैरास, जो उसमें सजेशंस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सुझाव आते हैं, उसको फाइल्स में बदलने में मास्टर्ड है एंड रन देयर कोर्स, और पूरे जो जीवन है वो क्या होता है, पड़ा रहता है वैसे ही, एंड डाई अ क्वाइट डेथ, और धीरे धीरे वो चुप्पी में ही समाप्त होता है, मतलब फाइल से बाहर निकल करके आता ही नहीं है। कह रहा है द मार्केट इज अनदर पोटेंशियल चेक। अब दूसरा क्या है, मार्केट जो है वो पोटेंशियल चेक है। पोटेंशियल चेक कहने का मतलब है कि मार्केट में भी अवरोध पैदा हो सकता है। 3-4 स्थिति बताई। पहला तो अपोजिशन पार्टी जो रोक लगा सकती है वो क्यों नहीं लगाती, क्योंकि जो है उसको डर है वोट बैंक खो देगा, अगर वो बोलेगा तो चला जाएगा, उस डर से कोई बोलता नहीं है। दूसरा है कैग, कहा कि उसके रिपोर्ट में भी कमी आई। क्यों भाई, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया, शिफ्टेड टू अनदर हॉट बटन इश्यूज, टिपिकली द पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट हो गया। तीसरा है भाई ब्यूरोक्रेसी जो है, इसके अलावा अतिरिक्त जो एडिशनल है उसमें क्या है भाई, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो मास्टर्ड हो गया है इस आर्ट में कि भाई जो ऑडिट पैराज है, जो क्वेश्चंस है, जो सुझाव है, उसको फाइल में कैसे बदले और कैसे वो ठंडे बस्ते में पढ़ के समाप्त हो जाए इसमें। अब अगला क्या कह रहा है, द मार्केट इज अनदर पोटेंशियल चेक। It can signal the health or otherwise the state finances by pricing the loans floated by different state governments differently, reflecting their debt sustainability. But in practice, this too fails. अब इसका भी काम है कि it can signal the health or otherwise state finances by pricing the loans floated by different state governments differently. ये इसका भी काम है कि जनता भी ऐसा, मार्केट भी ऐसा कर सकती है। लेकिन क्या कह रहा, देखिए कि but in practice This too fails, ये भी फेल हो गया। Since the market perceives, मार्केट ये समझती है, मार्केट ये अनुमान लगाती है, all states borrowing is implicitly guaranteed by center। अब देखिए वो ये समझ लेती है कि अव्यक्त रूप से, देखिए implicit और explicit,
इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो व्यक्त है, अव्यक्त और व्यक्त कह लीजिए। तो ये अव्यक्त रूप से जो वो समझती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से समझ लीजिए कि स्टेट की बोरोइंग है वो गारंटेड बाय क्या है, सेंटर। ये क्या है, मार्केट की समझदारी। मार्केट परसीव्स ऑल स्टेट्स बोरोइंग इज implicitly guaranteed by the center, never mind that there is no such guarantee in reality। लेकिन इस बात की कोई गारंटी है ही नहीं वास्तविकता में, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। The cost can be huge, the cost of fiscal profligacy at the state level can be huge। अब क्या कह रहा है, देखिए the amount, ये देखिए यहां पर जो प्रोफलिगेसी है इसका मतलब फिजूल खर्च। अब देखिए क्या कह रहा है कि द अमाउंट स्टेट्स बोरो कलेक्टिवली, मतलब जो स्टेट्स हैं जो अमाउंट बोरो करते हैं कलेक्टिवली एवरी ईयर इज कंपैरेबल, जो कंपैरेबल है किस चीज के लिए, इन साइज टू द सेंटर्स बोरोइंग, मतलब सेंटर्स जितना बोरो करती है उसके बराबरी का है जो सारे स्टेट मिला करके बोरो करते हैं। क्या उसका मतलब क्या, विच इंप्लाइज, जिसका तात्पर्य है, जो ये अर्थ देता है दैट देयर फिस्कल स्टैंस हैज एज मच इंपैक्ट ऑन आवर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज डज दैट ऑफ द सेंटर। सिंपल सा है कि उनका जो इंपैक्ट है वो सेंटर से क्या है, मच इंपैक्ट ऑन आवर मैक्रो इकोनॉमी, जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर करती है, वो किसके तुलनात्मक तौर पर, सेंटर्स दैट ऑफ द सेंटर, द नीड। अब यहां पर क्या कह रहा है कि देखिए क्या कहा कि सीधा सीधा है कि राज्य जितना मिला करके बोरो करती है वो सेंटर कितना हो जाता है, और कहा कि ये काफी घातक है भैया कि ये हमारे मैक्रो इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। आगे क्या कह रहा है कि द नीड, और ये जो आवश्यकता है क्या है किस चीज की, देयरफॉर फॉर इंस्टीट्यूटिंग मोर इफेक्टिव चेक्स दैट कैन मेक वेवर्ड स्टेट्स, जो निरंकुश है, जो मनमौजी स्टेट्स है, फॉल इन लाइन इज कंपेलिंग, जो कि ऐसा हो कि भाई कुछ ऐसे उस पर रोक लगाइए, ऐसे चेक्स लगाइए, ऐसे जांच पड़ताल का ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशनल चेक्स की बात की जा रही है ताकि वो एक पंक्तिबद्ध तरीके से ऐसा ना करने पर बाध्य हो। कह रहा है फर्स्ट, अब पहला क्या कह रहा है, हेयर आर टू सजेशंस। अब यहां पर है कि दो सजेशन इन्होंने बताया है, क्या है देखिए, टुवर्ड्स दैट एंड। फर्स्ट, पहला क्या कह रहा है कि द FRBM फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ द सेंटर एज वेल एज स्टेट नीड टू बी अमेंडेड टू एनफोर्स अ मोर कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज ऑन देयर एक्सचेकर। अब यहां ऐसा होना चाहिए कि जो प्रभावी तौर से, डिस्क्लोजर का मतलब होता है स्पष्टीकरण, प्रकटीकरण कहते हैं, उसको स्पष्ट करे, मोर इनफोर्स जो कि उसको लागू करे, क्या भाई, अ मोर कंप्लीट डिस्क्लोजर। अभी जितना क्या होता है ना, कुछ सामने लिखते हैं, आधिकारिक बुक में लिखा जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, कुछ को नहीं किया जाता है, तो उस चीज के लिए कह रहा है कि भाई साहब क्या करें यहां पर कि अ मोर कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ द लायबिलिटीज ऑन देयर एक्सचेकर्स इवन अंडर द करंट FRBM प्रोविजंस, गवर्नमेंट आर मैंडेटेड टू डिस्क्लोज देयर कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब होता है कि एक अनुमानित, जितना उनको लगता है प्रासंगिक, जो प्रसंग के हिसाब से वर्णित हो। कह रहा है बट दैट डिस्क्लोजर इज रिस्ट्रिक्टेड टू लायबिलिटीज फॉर विच दे हैव एक्सटेंडेड एन एक्सप्लिसिट गारंटी। स्पष्ट जो गारंटी है, मैंडेटेड का मतलब यहां पर है आदेश देना। देखिए मैंने अभी यहां पर एक वर्ड में कहा था कि इम्प्लिसिट मतलब होता है अंतर्निहित और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, यानी कि बहिर्निहित कहिए, स्पष्ट, अव्यक्त और व्यक्त कहिए। तो क्या कह रहा है, एक्सप्लिसिट गारंटी, द प्रोविजन शुड बी एक्सपेंडेड टू कवर ऑल लायबिलिटीज whose servicing obligations fall on the budget or could potentially fall on the budget regardless of any guarantee। किसी प्रकार की गारंटी के, यहां पर क्या कह रहा था, प्रोविजन शुड बी एक्सपेंडेड टू कवर ऑल लायबिलिटी, मतलब प्रोविजन में ऐसा होना चाहिए कि हर तरह के ऋण को वो कवर करे, ठीक है। whose servicing obligation, जिसका जो सर्विसिंग ऑब्लिगेशन है, falls on the budget, जिसका की है वो बजट पर जिसका भार पड़ता है, उसके लिए कह रहा है, और could potentially fall, और ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके उसका असर पड़े बजट पर, उसके लिए भी रिगार्डलेस ऑफ एनी गारंटी। कहता है सेकंड, अब तो पहली बात है कि भाई FRBM और ऐसे इंस्टीट्यूशनल चेक्स लगाइए, उसमें ऐसे मतलब प्रभावी नॉर्म्स डालिए जो कि डायरेक्टली जो हिट करते हैं बजट के को लायबिलिटीज होने की वजह से, और पोटेंशियली भी कर सकते हैं, तो उस सब को वो कवर करे। दूसरा क्या कह रहे हैं कि सेकेंड, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक द सेंटर्स परमिशन।
ठीक है, when they borrow। अब यहां पर क्या कह रहा है कि दूसरी बात कि सेंटर का परमिशन चाहिए, वहां पर होना चाहिए। द सेंटर शुड नॉट हेजिटेट, सेंटर को हिचकिचाना नहीं चाहिए टू इम्पोज कंडीशनैलिटीज ऑन वेवर्ड स्टेट्स व्हेन इट अकॉर्ड्स सच परमिशन। अगर वो इस तरीके के परमिशन के लिए बोलते हैं और मेल खाते हैं कि भाई आप फ्रीवीज के लिए पैसे बोरो कर रहे हैं, तो वहां पर सेंटर को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कंडीशनैलिटीज को इंपोज करने के लिए। इंपोज करने का मतलब होता है थोपना। स्टेट slapped with conditionalities will of course balk and allege पॉलिटिकल मोटिव्स। अब क्या होगा कि अगर इस तरीके से स्टेट्स के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन का थप्पड़ जला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि विल ऑफ कोर्स बॉक। बॉक का मतलब होता है बाधा डालना, वो रुकेंगे, ठीक है। और क्या होगा, एलेज होगा, आरोपित होंगे इस बात के लिए, पॉलिटिकल जो मोटिव्स है जो उनका अपना वोट बैंक बनाने का, उसके लिए द चैलेंज फॉर। अब क्या होगा, देखिए अभी क्या होता है ना, एक बात कही कि मार्केट में ये हो जाता है, लोग ये समझ लेते हैं कहीं ना कहीं ये जो बोरोइंग है, कहीं ना कहीं जो ये आ रहा है, तो सेंटर का जो हिडन कहीं ना कहीं से स्वीकृति होगी, सेंटर की तरफ से कुछ ऐसा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और स्टेट अपने जवाबदारी पर उसको करती है, और बाद में ये जो भार पड़ता है वो स्टेट एक्सचेकर पर पड़ता है, उसके राजकोष पर पड़ता है। और इसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल हो या फिर फिजिकल कह लीजिए, कि जो भी हम एजुकेशन कहें, हेल्थ कहें, रोड कहें, ट्रांसपोर्ट जो भी है, उसका डेवलपमेंट कम हो पाता है। तो इसी बात के लिए यहां पर रखा गया। अब देखिए क्या कह रहा है, द चैलेंजेस फॉर द सेंटर विल बी टू एक्ट ट्रांसपेरेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद। अब देखिए इन अकॉर्डेंस विद एक साथ यूज होता है, इसका मतलब होता है कि अनुरूप, विद वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड कंटेस्टेबल क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यहां पर चैलेंज क्या है कि सेंटर को भी भैया ट्रांसपेरेंटली जो है इस बात पर करना होगा, क्या एक्ट करना होगा, एंड इन अकॉर्डेंस विद द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड कंटेस्टेबल क्राइटेरिया। मतलब क्या है कि जहां पर कंटेस्ट हो, उस तरीके के क्राइटेरिया को, उस तरीके के क्राइटेरिया को मेंटेन करते हुए एक्ट करना पड़ेगा, क्या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ। यहां पर ऐसा नहीं है कि अब सेंटर में अपनी पार्टी है और स्टेट में भी उसी सेंटर वाले पार्टी का है और वो उसको अलाउ कर दे। यहां पर ये कह रहा है कि भैया ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कहीं पर भी पार्शियलिटी दिखेगी तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा। ऑथर सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि भैया इसमें आप सेंटर को परमिशन वाली बात होनी चाहिए और सेंटर को हेजिटेशन नहीं होना चाहिए सारी कंडीशन को सामने रखने में। और इससे ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के जो प्रोमिसेस करते हैं, जो कहीं ना कहीं राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है, तो उसमें वो रुकेंगे। साथ में लोगों को भी मार्केट में समझ में आएगा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, सेंटर ने तो रोका है भाई। तो इससे क्या होगा कि जो मोटिव वो क्रिएट करना चाहते हैं, जो वोट बैंक क्रिएट करना चाहते हैं, वो वहां पर रुकेगा। और शायद इस वजह से तब जो है हमारे राज्य का और हमारे क्षेत्र का उत्थान हो पाएगा और ठीक ढंग से जो है वो सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और लोगों का सही मायने में लोगों के जो टैक्स के पैसे हैं, जो उनके मेहनत के पैसे हैं, जो हम और आप सब मिल करके सरकार को देते हैं, वो शायद हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में खर्च किया जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइनली देयर इज द ड्रैकोनियन प्रोविजन। ड्रैकोनियन प्रोविजन का मतलब है टस से मस ना होने वाला। ड्रैकोनियन का मतलब होता है टस से मस ना होने वाला, जो बिल्कुल ना हिले। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अलाउज द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन एनी स्टेट ऑफ इफ ही और सी, यहां पर देखिए ही और सी लिखा हुआ है, स्टेट इफ ही और सी इज सेटिस्फाइड दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड। अब यहां पर क्या है कि एक फाइनली जो है ड्रैकोनियन प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, व्हिच अलाउज प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन एनी स्टेट इफ सी और ही, मतलब जो भी प्रेसिडेंट है, सेटिस्फाइड दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड। दिस ब्रह्मास्त्र हैज नेवर बीन इन्वोक्ड so far, so for fear that this will turn into political weapon of mass destruction। अब देखिए पुराने जमाने में ये जो ब्रह्मास्त्र की बात की गई, आप देखते होंगे, आपने भी देखा होगा, बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया कि ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा था कि वो अंतिम अस्त्र होता था, जिसको चलाने पर जो है वो सामने वाले की जो है वो जो भी स्थिति खराब थी वो
खत्म होती थी, उसका विनाश तय था। तो यहां पर यही कह रहा है कि भैया हमारे यहाँ एक ड्रैकोनियन प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई प्रेसिडेंट चाहे तो अगर उसको लगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है थ्रेटन हुआ है कहीं ना कहीं, अगर उसको ऐसा लग जाए तो वो इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। कह रहा है दिस ब्रह्मास्त्र हैज नेवर बीन इन्वोक्ड, कभी भी इन्वोक नहीं करना चाहिए, उसका आह्वान नहीं करना चाहिए, उसको नहीं चलाना चाहिए। किस बात पर भाई? सो फॉर फियर that this will turn into a political weapon of mass destruction। ऐसा ना हो जाए कि ये जो है एक राजनीतिक हथियार बन जाए और बहुत सारे लोगों की तबाही का कारण बने। But the provision is there in constitution for a reason। After all, the root cause of fiscal irresponsibility is लेयर ऑफ इलेक्ट्रोल निर्वाणा। अब देखिए कहीं ना कहीं क्या है कि प्रोविजन यहां पर जो क्या कह रहा है कि आफ्टर ऑल द रूट ऑफ कॉज ऑफ फिस्कल इरेस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये वित्तीय गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है, वित्तीय जवाबदारी से जो भागने की बात है, इसमें क्या छुपा हुआ होता है? बस एक लालच है, पॉलिटिकल निर्वाणा, कि हमको भाई कुर्सी मिल जाए। बस उसी लोभ की वजह से ऐसा होता है। इट विल स्टॉप ओनली इफ द पॉलिटिकल लीडरशिप फियर्स पनिशमेंट। जब उनको इस बात का डर हो, पनिशमेंट का डर हो, तभी हो सकता है। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन केस ऑफ ग्रॉस एंड कंटिन्यूइंग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट थ्रेट फॉर रियलिस्टिक वन। मतलब सिंपल सा है कि उनको तभी लगेगा कि जब भाई उनका पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इस पनिशमेंट का जो है वो उससे डरेगा, शायद तभी इस बात का जो एक उनमें समझ आएगी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि भाई वित्तीय जवाबदारी क्या है और किस तरीके से पैसे को खर्च किया जाना चाहिए। अब कह रहा है डिसअपॉइंटिंगली, निराशाजनक ढंग से क्या कह रहा है कि द सेंटर इटसेल्फ हैज नॉट बीन अ बीकन ऑफ वर्च्यू व्हेन इट कम्स टू फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कह रहा है कि सेंटर खुद भी जो है कोई, बीकन का मतलब होता है लाइट स्तंभ, वो लाइट जो कहते हैं ना, वो स्ट्रीट लैंप, रोशनी दिखाने वाला लैंप पोस्ट, सद्गुण या नैतिकता का कुछ भी ऐसा दीप स्तंभ नहीं है। इट कम्स टू फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जहां पर की फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो और ट्रांसपेरेंसी की बात हो। कह रहा है टू इट्स क्रेडिट, अब इसके क्रेडिट के लिए क्या है बात कह रहा है कि इट हैज एम्बार्क्ड ऑन कोर्स करेक्शन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। इसने क्या किया है? शुरुआत की है, ठीक है, कुछ सालों में कोर्स करेक्शन की, है ना, हर जगह पर कहीं ना कहीं सुधार की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इट शुड कंप्लीट दैट टास्क इन ऑर्डर टू कमांड द मोरल ऑथोरिटी टू इन्फोर्स गुड फिस्कल बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट। अब कह रहा है कि इट शुड कंप्लीट, ये तब पूरा होगा जो आप यहां पर लिख रहे हैं ना, कोर्स करेक्शन, जो ये सरकार जोर डाल रही है ना, इट हैज एम्बार्क्ड ऑन, जिसने शुरुआत किया है कोर्स करेक्शन की बात की, तो ये तब पूरी होगी। इट शुड कंप्लीट दैट टास्क इन ऑर्डर टू कमांड द मोरल ऑथोरिटी टू इन्फोर्स गुड फिस्कल बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट्स। मतलब राज्य के हिस्सेदारी में भी, राज्य में भी जो है गुड फिस्कल बिहेवियर जो है वो आ सके, उसके लिए कुछ ऐसा करे जैसा इन्होंने कोर्स करेक्शन की शुरुआत की है, तो उससे ये कंप्लीट होगा। अब देखिए जो वर्ड्स आज के थे वो ये था, पहला फ्रीवीज का मतलब है मुफ्त उपहार, प्रोफिलिगेसी का मतलब है फिजूल खर्च, वेवर्ड का मतलब होता है निरंकुश, जिद्दी या हठी, कंपेलिंग का मतलब होता है जिसे टाला न जा सके, जो मतलब काफी मतलब मजबूर कर देने वाला हो, कंपेल करने का मतलब होता है मजबूर करने के सेंस में, जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, एम्फेसिस का मतलब होता है महत्व देना, जोर डालना, रीलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। उसके बाद आगे देखिए जो वर्ड है बोरोइंग, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, उसके बाद इलस्ट्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, फिर आगे देखिए आइडियली का मतलब होता है आदर्शता, परस्यू का मतलब होता है अनुकरण करना, और एग्रेसिवली का मतलब होता है आक्रामकता से, देयर बाय इसका मतलब होता है, देयर बाय का मतलब होता है फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व या कर। दूसरे पेज पर जो वर्ड था वो था पॉपुलिस्ट का मतलब होता है जनवादी, रिलेटेड टू पीपल कह लीजिए, गिवअवेज का मतलब समथिंग दैट इज गिवन फ्री। उसके बाद देखिए इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, इम्प्लोड का मतलब होता है अंतः विस्फोट, मतलब पता भी ना चले, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि भाई बोरो कैसे किया गया है, ऑफ बजट होता है वो। पूरी कहानी तो यही हुई कि भाई ऐसा होता है कि दिखाया नहीं जाता है, हर राज्य की स्थिति यह दिखाई जाती है कि भैया वो अच्छे कंडीशन में है, और सारे एफआरबीएम के नॉर्म्स को और टारगेट को
भाई फॉलो करता है, उसको कंफर्म करता है कि हाँ भाई टारगेट सही है। अब देखिए फिर आगे क्या कह रहा है, एम्बार्क ऑन का मतलब होता है शुरुआत करना, और एम्बार्क ऑन ध्यान रखिएगा यहां भी मैंने लिख रखा है, एम्बार्क ऑन का मतलब है शुरुआत करना, रुइनस का मतलब होता है विनाशकारी, फ्लैग्ड का मतलब होता है संकेत देना। उसके बाद जो अगला वर्ड है थिंक टैंक का मतलब होता है विशेषज्ञों की कमिटी, इन्फ्रेंस का मतलब होता है निष्कर्ष, एग्जैगरेटेड यहां वर्ड है, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, एग्जैगरेटेड। फिर आइए आगे, रोबस्ट का मतलब सुदृढ़, स्क्रूपुलसली का मतलब होता है निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, स्क्रूपुलसली का मतलब ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक। आगे देखिए, पेल का मतलब है लैकिंग इन इफेक्टिवनेस, हद कह सकते हैं, सीमा के सेंस में इस्तेमाल हो सकता है। मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है कार्यप्रणाली, एक्सचेकर का मतलब होता है राजकोष, एल्बियट का मतलब यद्यपि, कंसील्ड का मतलब होता है छिपाना, लायबिलिटीज का मतलब दायित्व या ऋण, कंप्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, डोमेन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, और ये जो एनेक्डोटल है इसका मतलब होता है किस्सा संबंधी या व्याख्या आधारित, यहीं पर कुछ ऐसा सच में कुछ और हो और एक्सप्लेनेशन कुछ और आ जाए। चलिए अगले पेज पर क्या है ओवियस मतलब होता है स्पष्ट, वल्नरेबल का मतलब असुरक्षित और कमजोर, कंसील का मतलब होता है छिपाना, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, सर्कमवेंट का मतलब होता है गतिरोध पैदा करना, और देखिए यहां फिश का मतलब होता है मछली पकड़ना, टेम्प्ट का मतलब लुभाना, सेल्फ एविडेंट का मतलब होता है स्वप्रमाणित। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, स्पाइरल, डाउनवर्ड स्पाइरल मतलब जो गिरावट है नीचे की तरफ। उसके बाद इनइफेक्टिव का मतलब होता है निष्फल। फिर यहां पर देखिए विगरस, विगरस का मतलब होता है उग्र। उसके बाद आ जाइए पेरिल्स, मतलब पेरिल मतलब खतरनाक स्थिति है। फॉरफिटिंग का मतलब होता है खो देना या जुर्माना के तौर पर देना। उसके बाद एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी, जवाबदेही। आगे देखिए फिर क्या कह रहा है, लैग का मतलब है कमी। ऑडिट पैरास का मतलब है कि ऑडिट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेरीज होती है, जो सुझाव दिया जाता है, उसको कहते हैं। परसीव का मतलब होता है अर्थ लगाना, देखना, समझना। इम्प्लिसिटी का मतलब होता है अव्यक्त रूप से, हाँ यहां पर छूटा हुआ है, अव्यक्त रूप से। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मैंने कहा, इम्प्लिसिट मतलब अंतर्निहित, अव्यक्त, एक्सप्लिसिट का मतलब व्यक्त। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, एम्प्लाइज का, एम्प्लाई का मतलब होता है तात्पर्य या अर्थ देना, ठीक है, IMPLY। उसके बाद देखिए क्या है, कंपेलिंग, बता चुका हूं पहले कि भाई ऐसा हो कि जो मजबूर कर दे उसे, टस से मस ना होने वाला, या फिर कहिए कि उस पर रोक लगाने के सेंस में। डिस्क्लोजर का मतलब है स्पष्टीकरण, प्रकट करने की जो प्रक्रिया है। मैंडेटेड का मतलब होता है आदेश देना। कंटिजेंट का मतलब होता है अनुमानित या उस प्रसंग से जो जुड़ा हुआ है, प्रासंगिक कहते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व, कर्तव्य या ऋण कह लीजिए। और देखिए एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट का यहां पर दिया हुआ, एक्सप्लिसिट का मतलब है स्पष्ट। और आखिरी पेज पर जो था वो था एकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब होता है के अनुरूप। कंडीशनैलिटीज का मतलब होता है कंडीशंस, शर्त। वॉक का मतलब होता है बाधा डालना। एलेज का मतलब होता है आरोपित करना या आरोप लगाना। कंटेस्टेबल का मतलब विवादग्रस्त। ड्रैकोनियन प्रोविजन का मतलब होता है ऐसा प्रोविजन, ड्रैकोनियन का मतलब है टस से मस ना होने वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना। ल्योर का मतलब होता है प्रलोभन। बीकन का मतलब होता है दीप स्तंभ, लाइट लैंप पोस्ट कह सकते हैं जो रोशनी दिखाए। और वर्च्यू का मतलब सद्गुण या नैतिकता। डिसअपॉइंटिंगली का मतलब होता है निराशाजनक ढंग से। उम्मीद करता हूं कि आज का जो एडिटोरियल थोड़ा लंबा रह गया और काफी मशक्कत करके हम यहां तक पहुंचे, बहुत सारे शब्द आपके सामने रखे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमारे राज्यों के लिए समस्या है उस पर हमने यहाँ पर काफी विस्तार से बात की। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा जो पैसेज था, ये एडिटोरियल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपका काम है कि जो वर्ड्स यहाँ पर है आप उसको एक बार लिखिए, 2-4 बार रिवीजन करके छोड़ दीजिए। फिर अगले दिन जब ये आएगा तो वहां पर आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पिछले दिन हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, लेकिन अगले दिन एक बार फिर से इसी तरह के एडिटोरियल के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सिंह से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।